नमस्कार, आप सुन रहे हैं 615 पूर्वांचल हॉस्टल। एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। हर नए आने वाले स्टूडेंट के लिए खुलकर इन सभी चीज़ों में रमना बेहद ज़रूरी है। समर्थ और दिग्विजय ने इस बात को ढेरों चाय सेशन में शेखर को ढंग से कन्विंस किया। धीरे धीरे शेखर भी इन सबका अभ्यस्त हो गया। अब वो जेएनयू को जी भर कर जी रहा था। उसकी विधिवत दीक्षा समर्थ और दिग्विजय सर जैसे सीनियर और कुछ बाबा लोगों की गाइडेंस में चल रही थी। भरपूर ज्ञान अर्जन कर रहे थे सभी नए स्टूडेंट्स। मेस में, ढाबे पर, पेपर स्टैंड के पास, केसी जाने के दौरान, मतलब हर जगह वह जगह जहाँ ज्ञान प्राप्त करने का समय और रिसोर्स पर्सनल मिल सकता है। मेस टेबल पर ही एक बाबा ने शेखर के ज्ञान चक्षु खोल दिया। जेएनयू में प्रचलित ढेर सारे शब्दों का मतलब समझ में आया शेखर को। एक्टिविस्ट मतलब पार्टी की हर एक्टिविटी में बढ़कर चढ़कर भाग लेने वाला। एक्टिविटी माने धरना, प्रदर्शन, मशाल जुलूस, मेस डिबेट, लेक्चर, पोस्टर चिपकाना, पर्चे बांटना, पार्टी के कार्यक्रमों के लिए लोगों को इनवाइट करना इत्यादि। बाकी पढ़ाकू व करियर ओरिएंटेड टाइप के लोग सिंपैथराइजर बनना ज़्यादा पसंद करते हैं। सिंपैथराइजर माने चुपचाप इलेक्शन में जाकर वोट दे देना और कभी कभार पार्टी एक्टिविस्ट के ज़्यादा आग्रह पर भीड़ बढ़ाने के लिए मशाल जुलूस में चले जाना। कुछ घाक किस्म के सिंपैथराइजर चंदा आदि भी देते हैं, पर उनकी पहचान सिर्फ पार्टी के अंदर के लोग ही कर सकते हैं। इन घाक किस्म के लोगों की राजनीतिक प्रतिबद्धता का आइडिया सिर्फ उनकी पार्टी के लोगों को ही होता है। बाकी ये लोग सबसे मिलजुल कर मुस्कुराकर ढाबों पर चाय के कप पर कप खत्म करके इधर उधर फेंकते मिलेंगे। दूसरी पार्टी के एक्टिविस्ट इस मुगालते में रहेंगे कि अब की बार चाचा सेंट्रल पैनल पर का एक वोट तो दे ही देंगे। चचा अंदर अंदर मुस्कुराते रहते हैं, बेटा तुम्हारे जैसे कितने एक्टिविस्ट हमारे सामने एमए करने आए और एमफिल तक टिक भी नहीं पाए। लगभग एक सप्ताह बाद क्लास के दौरान बातचीत में, आज शाम को झेलम 120 आ जाना। कुछ खास? अरे खास नहीं, आज अनिरुद्ध बाबा आने वाले हैं तो सभी लोग रहेंगे। तुम भी जो सवाल करना होगा कर लेना, ओपन डिस्कशन भी रहेगा। ठीक है, आ जाऊंगा। कितने बजे? डिनर के बाद आ जाना, 9 बजे तक। दादा 12 बजे तक रहेगा, लेकिन जल्दी आना तो अच्छा रहेगा। कई बार दादा को जाना पड़ जाता है बीच में। ओके, पक्का आऊँगा मैं। और फिर उस शाम शेखर जल्दी डिनर निपटा कर झेलने 120 में पहुंच गया। कमरे के बाहर कई चप्पलें थी। शेखर ने दरवाजे पर नॉक किया तो अंदर से खुला है आवाज़ आई। धीमे से धक्का देकर शेखर कमरे में दाखिल हो गया। अंदर 4-5 स्टूडेंट्स पहले से बैठे हुए थे। सामने के बेड पर कोने में प्रदीप बैठा था और बीच में कुर्सी पर एक अधेड़ आदमी, जिसका पेट थोड़ा गोलाई लिए बाहर को निकला था, नजर आया। शेखर अंदाजन नमस्ते सर कहते बेड पर बैठ गया। आओ कॉमरेड, क्या हाल है? सब ठीक है सर। और बताओ, कैसा चल रहा है पढ़ाई? ट्यूटोरियल? ठीक है सर। हाँ, तो मैं कह रहा था, ज़रूरत है तो नए लोगों को आगे आने की। वही व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं और इसके लिए तुम सभी लोगों को पढ़ाई के साथ साथ सर्वहारा वर्ग के हकों के लिए लड़ने की ज़रूरत है। जब तक हर स्टूडेंट ये नहीं समझता कि व्यवस्था में बदलाव उसकी जिम्मेदारी है, तब तक क्रांति नहीं आ सकती। मजदूरों, किसानों और छात्रों को एक होना पड़ेगा। अनिरुद्ध सर रो में बहते हुए कहाँ जा रहे थे। लेकिन सर, सर्वहारा इतना आसान सा वर्ग होता तो है नहीं। आपके हिसाब से तो सर्वहारा होंगे। उनसे भी आप पूछिएगा, अगर वे सर्वहारा हैं तो वह मना कर देंगे। एक तरीके से जबरन आप वर्ग विभेद को बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है क्लास डिफरेंस यहाँ पर, शेखर ने कहा। बढ़िया कॉमरेड, ऐसे ही आर्ग्यू करना चाहिए, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। वर्ग विभेद स्पष्ट नहीं है, यही तो विषय है। इसी को स्पष्ट करना है, लोगों में चेतना लाकर
इस वर्ग विभेद को और स्पष्ट करना है, सर्वहारा को जागरूक करना है, उन्हें संपन्न वर्ग के विषय में बताना है। अनिरुद्ध सर ने जवाब दिया, लेकिन सर, ये तो चेतना मैन्युफैक्चर करने जैसा हुआ, और शायद कृत्रिम तरीके से। हाँ, यही तो करना है सर। हर आदमी इतनी समझ तो रखता ही है कि उसका सामाजिक स्तर क्या है। अगर उसे लगेगा कि उसे व्यक्तिगत हित प्रोलेटेरिएट के तौर पर ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्व हो सकते हैं, तो वो खुद ही क्रांति ला देगा। कॉमरेड, अध्ययन की कमी है, थोड़ा पढ़ो। प्रदीप, थोड़ा कॉमरेड को पार्टी लिटरेचर दे दो। कॉमरेड, इसको थोड़ा समय निकाल के पढ़ना, अगली बार मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे। अनिरुद्ध बाबा ने शेखर को लगभग काटते हुए कहा। शेखर बहुत संतुष्ट तो नहीं हुआ, पर जी सर कहकर कमरे से बाहर निकल आया। 5 बज रहे थे और जेएनयू की शाम शुरू हो रही थी। जेएनयू की शाम मतलब केसी या गंगा ढाबा तक ऐसे ही टहलते जाने का वक्त, चाय पीने का वक्त, थोड़ी देर कहीं बैठकर गप करने का वक्त। शेखर तैयार होकर योगेश और मयंक के साथ हॉस्टल से घूमने निकला। ढेरों लोग इधर उधर से आ जा रहे थे। थोड़ी देर में तीनों गंगा ढाबा पहुंचे। 3 कप चाय लेकर एक पत्थर पर टिक कर बैठ गया और चाय पीने लगा। पूरा ढाबा भरा हुआ था। थोड़ी देर में निधि 3-4 स्टूडेंट के एक ग्रुप के साथ दिखी। शेखर को देखकर सीधे उधर ही चली आई। क्या कर रहे हो बैठे बैठे यहाँ? कुछ नहीं यार, चाय पीने आया था और थोड़ा डिस्कस भी कर रहे थे हम लोग कुछ इशू पर। चाय लाऊं तुम्हारे लिए भी? नहीं यार, इतना टाइम नहीं है। आज शाम को फिल्म दिखा रहे हैं, उसी का पर्चा बांट रहे हैं। आ जाना शाम को। क्या फिल्म है? एक पुरानी फिल्म है, बाजार, प्लाइट ऑफ मुस्लिम वुमन पर है। आना? ओके, ट्राई करूँगा। ट्राई नहीं, एकदम आना है। बहुत अच्छे गाने भी हैं, पसंद आएंगे तुम्हें, निधि ने जाते हुए कहा। बहस दोबारा जारी हो गई और सभी के फेवरेट टॉपिक जेएनयू से होते हुए थोड़ी देर में जेएनयू के पुराने स्टूडेंट पर आ गई। मयंक का कहना था कि इतना समय बीत जाने के बाद आप किसी भी अकादमिक संस्था में बहुत प्रोडक्टिव नहीं रह जाते। भाई देखो, ज्ञान हासिल करने की भी एक सीमा होती है, और बाहर के अन्य विश्वविद्यालयों में से तुलना करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जेएनयू में खाली समय बहुत ज़्यादा बचता है। कैंपस के बाहर आप रोज़ाना की ज़िंदगी से जूझते हो, राशन लाना, घर का सामान लाना, घर में या पड़ोस के किसी बूढ़े आदमी की तबीयत वगैरह ख़राब होने पर इलाज के लिए जाना वगैरह। बोलते रहिए, शेखर ने टोका। हाँ, तो मैं कह रहा था, सीनियर स्टूडेंट्स को देखो, दिन रात कितनी पढ़ाई करते हैं। ज़िंदगी बहुत सुस्त रफ्तार से चलती है। क्या रूटीन रहता है। एमए एमफिल में क्लास होती ही नहीं तो दिन भर पेपर स्टैंड पर एक ही अखबार को सुबह शाम कई बार पढ़ते हैं। कुछ यूपीएससी की तैयारी करते हैं और 25-30 कप चाय पीते हैं। कुछ प्रेमिका घुमाते हैं और दूसरे की प्रेमिकाओं को ताड़ते रहते हैं। घंटों शुद्ध बकैती करने के बाद बाकी बचे समय में पीएचडी लिखते हैं। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? ठीक तो है, यही तो स्टूडेंट लाइफ है, शेखर ने तर्क दिया। हाँ, स्टूडेंट लाइफ है, लेकिन भारत में हर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स की यही लाइफ तो नहीं है ना। हर चीज़ में बराबरी क्यों होना चाहिए? हर संस्थान का अपना स्टाइल होता है। ये जेएनयू का स्टाइल है, और शायद यही वजह है कि जितना जुड़ाव हम लोग यहाँ से महसूस करते हैं, उतना बाकी जगह के स्टूडेंट नहीं करते रहेंगे। ये भी तुम्हारी गलतफहमी है। हर संस्था का स्टूडेंट अपनी संस्था से वैसे ही जुड़ता है। हाँ, जहाँ हॉस्टल होते हैं वहाँ चूँकि हम अपने 24 घंटे एक ही जगह बिताते हैं, इसलिए हमारी ज़िंदगी का एक वाटरशेड जैसे हो जाता है। हाँ, ये सही बात है, शेखर ने बहस को पूर्ण करते हुए कहा। फिर मयंक, योगेश और शेखर वापस हॉस्टल के लिए निकल गए। यही जेएनयू है। हर चीज़ पर बहस एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ का ज़िंदगी का वो हर रंग यहाँ आपको मिलता है जो आपने ज़िंदगी के बारे में सोचा होगा। यहाँ रहने वाला लगभग हर स्टूडेंट देश विदेश के हर मुद्दे पर अपनी राय रखना अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानता है। हॉस्टल गेट से अंदर आते समय शेखर ने कहा,
डिनर साथ में करते हैं, फिर चलेंगे मूवी देखने। हाँ ठीक है, 7:30 बजे मिलते हैं, मयंक ने जवाब दिया। शनिवार का दिन था और शेखर सुबह थोड़ी देर पहले ही सोकर उठा था। गुड मॉर्निंग, योगेश ने कहा। गुड मॉर्निंग। कब उठे? शेखर ने कहा। लगभग आधा घंटे पहले। जल्दी से चाय ले आओ, नहीं तो मेस बंद हो जाएगा। मैं ब्रेड ऑमलेट लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए भी। थैंक्स यार, कहकर शेखर तेजी से बाथरूम में गया। ब्रश वगैरह करके नीचे गया तो मेस लगभग बंद होने वाला था। चाय से भरे ड्रम के नीचे उसने अपना मग लगाया और लगभग आधा मग चाय भरकर बड़े इत्मीनान से उसने एक घूंट पिया। बेहद ठंडी और तल में बैठी चाय की पत्तियों को साथ चाय बेस्वाद शरबत जैसी लगी। झिलझिलाहट में उसने सीधा पूरा मग वॉश बेसिन में उलट दिया और फिर वापस कमरे में आकर मग रखा। हाफ पैंट बदलकर उसने जीन्स पहनी और ब्रेड ऑमलेट निपटाने के बाद सीधे ढाबर पर आ गया और एक कप चाय लेकर एक किनारे बैठ गया। इतने में समर्थ और दिग्विजय भी हॉस्टल से बाहर निकलते दिखे। शेखर ने दूर से ही दोनों को हाथ दिखाकर अपने ढाबे पर ही होने का इशारा किया। समर्थ सीधे ढाबे पर गया और दिग्विजय सीधे शेखर की तरफ आ गया। क्या बाबू, आज नाश्ता छूट गया क्या? जी सर, थोड़ा देर हो गया। गर्लफ्रेंड के साथ देर रात तक रिंग रोड के चक्कर लगाते हो क्या? नहीं सर, कहाँ गर्लफ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा देर तक जगे रहे। चलो कोई बात नहीं। थोड़ी देर में समर्थ 3 कप चाय हाथ में लेकर आते दिखा। तीनों फिर बैठकर चाय पीने लगे। इधर उधर की बात छिड़ी थी और जबरन बकैती छाटी जा रही थी। लगभग घंटा भर और बीता कि तभी संजय मोटरसाइकिल पर किसी छात्रा के साथ आता दिखा। समर्थ ने चुहल की। अरे गुरु, वो देखो, लौंडा असल मायने में प्रगति कर रहा है। देखो भाई शेखर, तुमको सीख लेनी चाहिए। तुम्हारे ही बैच का लड़का कितना आगे चला गया और एक तुम हो कि शनिवार के दिन यहाँ बैठकर हम लोगों के साथ चाय पी रहे हो। इस मंडली के बैठने का लोकेशन कुछ ऐसा था कि संजय की आंखें मोटरसाइकिल खड़ी करते करते इनसे टकराए बिना रह नहीं सकी। ताज्जुब की बात यह है कि संजय ने इन तीनों को देखकर अनदेखा कर दिया। दो दो वरीय छात्रों के रहते ऐसा होना घोर बेइज्जती की श्रेणी में आता था। बहरहाल संजय और छात्रा हॉस्टल में अंदर गए और उधर यह मंडली चाय के तीसरे कप के लिए तैयार हो गई। लगभग घंटा भर और बीता। संजय यह सोचकर कि काफ़ी समय बीत चुका है, पूरे आत्मविश्वास के साथ हॉस्टल से बाहर निकला। पर यह क्या अफसोस, तीनों अभी तक वहीं बैठे थे और इस बार तो संजय को देखकर दांत भी चियार रहे थे। संजय गेट से बाहर निकलते समय ऐसी मनोदशा से गुजर रहा था जैसे उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। इसी स्थिति में मोटरसाइकिल तक आया और उससे ऐसा लगा कि मोटरसाइकिल अचानक से ही गंदी हो गई है। मन ही मन उसने, रसाले खलिहर यहाँ घंटे भर से बैठे हैं और काम ही क्या है इन्हें, बैठे बैठे मोटरसाइकिल ही गंदी कर रहे हैं, सोचते हुए लाइट के ऊपर फंसा कर रखे कपड़े के चिरकुट को बाहर निकाला और पिछले लगभग 1 घंटे से गंदी हो रही मोटरसाइकिल को साफ करना शुरू किया। पेट्रोल की टंकी कुछ ज़्यादा ही गंदी नज़र आ रही थी। साले ने जाने क्या पोत दिया ये है साथ में, नहीं तो अभी सिखाता। संजय का मानस संवाद और उधर तिकड़ी हंसकर दोहरी होती जा रही थी। दिग्विजय ने चिल्लाकर कहा, अरे गुरु, सफाई का शौक रखते हो, हमें नहीं पता था। हमारी भी मोटरसाइकिल साफ कर दो थोड़ी। समर्थ ने छेड़ा, अबे देख भी तो लो, लेकी किसकी है? संजय सरेआम बेवकूफ़ साबित हो गया था। दोहरी शर्मिंदगी महसूस हुई। एक तो साला इनके सामने पड़ना नहीं था और दूसरा मोटरसाइकिल की सफाई ने मानो पूरी मनोदशा ही उधेड़ दी। तेजी से संजय ने बगल में खड़ी अपनी मोटरसाइकिल में चाबी लगाई और जब तक पेरियार गेट से दूर निकल नहीं गया तब तक सर झुकाए रखा। उस दिन शाम को जब मेस में संजय डिनर के लिए गया तो उसे पता चला कि उसकी कहानी पूरे हॉस्टल में चर्चा का विषय बनी हुई थी। हॉस्टल में दिन तेजी से गुजरने लगे। मेस टेबल पर खाने के साथ डिस्कशन और बकैती। खाली समय में ढाबे पर या सीढ़ी पर
या सड़क पर बकैती, क्लास के बाद घूमना। शेखर 3-4 माह में ही जेएनयू के रंग में रंग चुका था। हर शनिवार दिन भर जम के सोना और फिर शाम को 615 नंबर की बस में सरोजनी मार्केट या कभी बेर सराय घूमना जाना लगभग सभी के प्रिय टाइम पास थे। जेएनयू, आईआईटी और साउथ दिल्ली के लोग जो यूपीएससी की तैयारी में सिर खपाते हैं, बेर सराय उनके लिए मक्का जैसा है। सारी किताबें, सारी कोचिंग के नोट्स, जैसे तमाम परेशानियों का एकमात्र सर्तियाँ इलाज। जवाहर बुक सेंटर पर तो ये भी बता देते हैं कि कौन से ऑप्शनल के सक्सेस चांस ज़्यादा हैं और किसके कम। कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग बेरसराय घूम कर भी संतुष्ट नहीं होते और ऐसे लोग दिन भर खपा कर मेट्रो में धक्के खाते मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर जाने से भी परहेज नहीं करते। मुखर्जी नगर हिंदी मीडियम से तैयारी करने वालों के लिए अभिद दुर्ग सा है। जाने कितने लड़के लड़कियां हर साल एक स्वर्णिम भविष्य के लिए भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों में आकर छोटे छोटे दड़बों में बस जाते हैं और शायद इतने ही लौटते भी होंगे। राजेंद्र नगर अंग्रेजी मीडियम वाले अभिजात वर्ग के लोगों की फेवरेट जगह है। जैसे लोग वैसा ही रहन सहन। यहाँ रहना मुखर्जी नगर में रहने से ज़्यादा महंगा है। खैर, मेहनत दोनों जगह एक सी लगती है। उधर क्लास भी फुल स्पीड में चलने लगी थी। ट्यूटोरियल, प्रेजेंटेशन और क्लास वर्क, 3 चीज़ों के दायरे में पूरी पढ़ाई सिमट सी जाती है। काफ़ी रिलैक्स टाइप की क्लास थी। सुबह 9 से 9:30 से जाना, दोपहर लंच करके वापस हॉस्टल आना और फिर लंच के बाद एक क्लास करके जाना। मिला जुला के 3:30 से 4 बजे तक क्लास वगैरह से फ्री। ज़्यादातर प्रोफेसर के साथ साथ सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, लेकिन इससे उनकी पढ़ाई की प्रतिबद्धता कहीं कम होती नहीं दिखती। प्रोफेशनल दायित्व के साथ साथ सामाजिक सरोकार भी अच्छे से निभा लेते थे ये लोग। भले ही वो सामाजिक दायित्व कैंपस के सुरक्षित घेरों से बहुत कम ही बाहर जाता हो। इधर कुछ दिनों से शेखर को कैंपस कुछ ज़्यादा ही एक्टिव लगने लगा था। कुछ बाबा लोग देर शाम तक ढाबों की गोल मेज से इर्द गिर्द धीमी आवाज़ में कुछ प्लान करते नजर आते। हर दूसरी तीसरी शाम कोई बड़ा नेता पब्लिक मीटिंग में आता और हर हफ्ते किसी बात पर एक ग्रुप हंगर स्ट्राइक कर बैठ जाता। पब्लिक मीटिंग मतलब मेस में डिनर के तुरंत के बाद के समय, जब किसी छात्र संगठन की तरफ से कोई नामी आदमी या जेएनयू के ही किसी सेंटर का प्रोफेसर या फिर कोई सोशल एक्टिविस्ट किसी सीरियस इशू सारे सीरियस ही होते हैं जेएनयू में, पर अपनी बात कहना आता। शेखर भी नामचीन नामों को सुनने के लिए हॉस्टल के चक्कर लगाने लगा। सुनना और सुने पर सोचना, एक नया परिवर्तन आ रहा था शेखर में। हॉस्टल की ज़िंदगी हॉस्टल से बाहर की ज़िंदगी में समांतर चल रही थी। जितनी घटनाएं हॉस्टल के बाहर, जैसे क्लास, ट्यूटोरियल, लाइब्रेरी, कैंटीन, ढाबों और दूसरे हॉस्टल के मेस में हो रही थी, उतनी ही घटनाएं शेखर के हॉस्टल में भी हो रही थी। मेस टेबल पर डिबेट और डिस्कशन और लंबा खींचने वाला लगा था। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि अगर कोई बहस शुरू हो चुकी हो तो वो जब तक ख़त्म ना हो तब तक लोग बेंच पर बैठे रहते थे। भले इस दौरान 4-5 लोग थाली लेकर खड़े खड़े बहस ख़त्म होने का इंतज़ार करते रहें, या खुद जो बहस कर रहे हों उनकी थालियाँ खाली हो चुकी हों। हॉस्टल प्रेसिडेंट और मेस चलाने के लिए कुछ मेस सेक्रेटरी के पदों के लिए चुनाव होने जा रहा था, लेकिन इसमें भी पूरा पैनल जिताने के लिए सभी पार्टियों ने जोर लगा दिया। जातिगत, क्षेत्रीय, भाषाई, धर्म, इन सभी आधार पर हर स्टूडेंट को अप्रोच किया गया। हॉस्टल चुनावों को छात्र राजनीति में सक्रिय पार्टियां उतनी ही गंभीरता से लेती हैं जितनी गंभीरता से राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल नगरपालिका चुनावों को या जिला परिषद चुनाव को। इन्हीं चुनावों से अक्सर विश्वविद्यालय स्तर की राजनीति करने वाले कुछ छात्र नेत्री भी उभर कर सामने आते हैं। हॉस्टल में जिस पार्टी का प्रेसिडेंट रहता है उसे कम से कम ये सहूलियत रहती है कि आने वाले विश्वविद्यालय
चुनाव में एक स्थायी नेता हॉस्टल स्तर पर रहता है, जिसकी वजह से पूरे हॉस्टल का डेमोग्राफी और पॉलिटिकल ओरिएंटेशन स्पष्ट पता चल जाता है। मेस सेक्रेटरी 2 महीने के लिए खाने का मेन्यू डिसाइड करता है और यकीन मानिए कि मेन्यू डिसाइड करने के दौरान भी भयंकर राजनीति की जाती है। अगर उत्तर भारतीय मेस सेक्रेटरियों का कार्यकाल होगा तो अचानक ही पूरी सब्जियां, दलिया, पराठा। अगर दक्षिण भारतीय मेस सेक्रेटरी का होगा तो उत्पम, इडली और डोसा की मौजूदगी साप्ताहिक मेन्यू में बढ़ जाएगी। नॉमिनेशन के दिन आने तक तस्वीर साफ हो गई और 2 मुख्य प्रत्याशी अध्यक्ष पद के दावेदार के तौर पर उभरे। उसके बाद खूब फील्डिंग सजाई गई। दोनों तरफ से पुराने स्टूडेंट जो पीएचडी तक का सफ़र हर ही हॉस्टल में तय कर चुके थे, जिन्होंने हर चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था, इनके लिए अपना अध्यक्ष होना उतना ही गर्व का विषय था जितना किसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष के लिए किसी राज्य में अपनी सरकार होना। इन सीनियर स्टूडेंट को जेएनयू की भाषा में बाबा कहा जाता है। बाबा शब्द जेएनयू के लिए उतना ही पुराना है जितना जेएनयू। आदि अनादिकाल से यह शब्द अपना सार्थक अस्तित्व बनाए रखे है। बाबा अर्थात जेएनयू के लिए ब्रह्म ज्ञानी। ज्ञान का दायरा अलग अलग हो सकता है, लेकिन राजनीति, बकैती और खलियारी करने में बाबा लोगों का कोई जोड़ नहीं। बाबा वो नहीं हो सकता जो किसी प्रकार की भाग दौड़ में फंसा हो, जैसे नौकरी, धन या प्रेम। बाबा प्रजाति इन सभी के आकर्षण से मुक्त हो चुकी रहती है। आसक्ति से परे हटने के बाद ही कोई बाबा हो सकता है। हॉस्टल अध्यक्ष चुनाव में दोनों तरफ के बाबा तन मन धन से लगे थे। जीतने की चाह तो थी, लेकिन जज्बा बाबाओं वाला ही था। जीत गए तो चौड़ से, हार गए तो से। बाबाओं ने हॉस्टल के दोनों विंग की सीढ़ियां और दरवाजे को मत डाला। कैंपिंग के लिए दरवाजे इतने बार खटखटाए गए कि कई सारी स्टूडेंट ने चिढ़कर दरवाजे के बाहर नो कैंपिंग का मैसेज चिपका दिया। ठिठकता यह कि उसके बाद भी दरवाजे खुलवाकर वोट मांगे जा रहे थे। वोटिंग सुबह 11 बजे शुरू हुई और 3 बजे खत्म हो गई। जब काउंटिंग शुरू हुई तो ये हर 50 वोट के बाद नारे लगाने लगे और तब तक चलते रहे जब तक काउंटिंग खत्म नहीं हो गई। विजेता घोषित करते हुए नारेबाजी का तनाव एक बारगी बहुत तेजी से बढ़ा और फिर सब कुछ शांत और सामान्य हो गया। पिछले 10 दिन से गर्म हो चुके हॉस्टल के मौसम में चिर विश्रांति छा गई। जीतने वाले पक्ष खुशी मनाने में और हारने वाले हार के कारणों की समीक्षा करने में व्यस्त हो गए। ऐसा लगने लगा जैसे घर में शादी ब्याह खत्म हुआ, लेकिन इधर हॉस्टल चुनाव खत्म हुआ और उधर जेएनयू छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी बढ़ने लगी थी। कुछ ही दिन बीते थे कि एक शाम गंगा ढाबा पर क्लासमेट्स के संग बैठकी के दौरान किसी ने बात बात में ही कहा कि अगले महीने इलेक्शन होने वाला है। शेखर और उसके अन्य सहपाठियों ने जेएनयू के बाहर बीए की पढ़ाई के दौरान जेएनयू के इलेक्शन के बारे में बहुत सुना था। विदेश से भले ही ना सही, देश में तो लोग ज़रूर ही इतनी जानकारी रखते हैं कि जेएनयू के इलेक्शन कुछ हट के होते हैं। चुनाव आते ही अचानक मुद्दों की बाढ़ सी आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि आप जिस कैंपस में रह रहे हैं वहाँ कभी भी अमेरिकी फ्लाइट प्लेन बमबारी कर सकते हैं, और जिस हॉस्टल में बड़ी शान से रज़ाई फैलाकर सुबह 9 बजे तक सोते रहते हैं, वो सुबह उठने पर मलबे के ढेर में बदला हुआ दिखेगा। हॉस्टल अचानक से स्टूडेंट की संख्या के हिसाब से अपनी पार्टियों को अपर्याप्त लगने लगा था और विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र विरोधी और अंत में सरकार अचानक से जेएनयू विरोधी लग रही थी। जेएनयू चुनाव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक उम्मीदवार के तौर पर आपका एक चवन्नी नहीं लगने वाला, और बाकी विश्वविद्यालय की तुलना में यह खर्च ना के बराबर होता है। ना कोई प्रीपेड पोस्टर या बैनर, ना कोई पैम्पलेट। हाथ से बनाए पोस्टर के भरोसे से चुनाव जीते जाते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग जो मॉडल पूरे देश के लिए चाहता है, वो यहाँ बहुत दिनों से प्रैक्टिस में है। बाकी जाति के आधार पर वोट बाहर भी पड़ते हैं और यहाँ भी। जाति के आधार पर मोबिलाइजेशन बाहर भी होता है, यहाँ भी।
बस फ़र्क ये है कि बौद्धिकता की परत चढ़ाकर बौद्धिकता जेएनयू की ऐसी चादर है जो ढेरों बुराइयों को ढकने का काम करती रहती हैं, आज से नहीं सदियों से। ठीक वैसे ही जैसे जहाँ कुछ कहते ना बने वहाँ एक शायरी कहकर काम चला देना चाहिए। लोग वाह वाह और इरशाद से उलझ कर रह जाएंगे और आपका अच्छे आदमी होने का तमंगा भी सलामत रहेगा। चुनाव का जिक्र आया तो बैठकी का डिस्कोर्स क्लास ट्यूटोरियल से सीधे इलेक्शन पर ही आ गया। जितेंद्र ने राजशेखरन को छेड़ते हुए कहा, कॉमरेड, इस बार चुनाव में कितना खर्चा आने वाला है? जितेंद्र उड़ीसा से आया हुआ स्टूडेंट जो अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसका एडमिशन जेएनयू में हो गया था। पतले शरीर का थोड़ा गेहुआ रंग के मध्य ऊंचाई का शरीर और उड़िया मिश्रित हिंदी जितेंद्र को अलग ही पहचान देती थी। अबे, दिस इज द JNUSU इलेक्शन, इट्स नॉट अ टिपिकल यूनिवर्सिटी इलेक्शन और इलेक्शन एज यू सी आउटसाइड। उससे क्या, खर्चा तो यहाँ भी होता है वहाँ भी, जितेंद्र ने दोबारा छेड़ा। क्या खर्चा होता है? मनी हैज़ नो प्लेस इन जेएनयू इलेक्शन। राजशेखरन की आवाज़ में थोड़ी तल्खी थी। अच्छा, और ये जो हर रोज़ रात में हर हॉस्टल में A4 साइज़ के 200-300 पर्चे रखे जाते हैं, वो क्या फ्री में मिलते हैं? यहाँ फ़ोटोकॉपी वाला भी अपनी तरफ से गिफ्ट देता है। इतना ही नहीं, ये जो बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं वो क्या बिना फीस के आते हैं? जितेंद्र ने कुतर्क करते हुए कहा। मैम, these posters are made by dedicated cadre. They do it out of commitment. Money is immaterial. राजशेखरन किसी समर्पित पार्टी कार्यकर्ता की तरह से बात कर रहा था। फिर तो पेपर, ब्रश और पेंट भी बनाते होंगे पार्टी वाले। सिगरेट तो ज़रूर ही बनाना चाहिए। चुनाव के बहाने 1-2 ट्रक सिगरेट तो फूंक ही डालते होंगे सारे पार्टी वाले मिलकर। जितेंद्र ने लगभग चिढ़ाने के अंदाज में कहा। राजशेखरन गुस्से में कुछ बोले इससे पहले ही प्रदीप बीच बचाव करते हुए बोला, अमा यार छोड़ो, चल सुट्टा पीते हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा। हाँ, जैसे तुमको तो बैठा के एमए में ही PhD जमा करना है ना, दिमाग थक गया होगा तेरा, जितेंद्र ने चिढ़ाते हुए कहा। बक साले, अब हमसे ही भिड़ जाओ। आज भांग वगैरह खा लिए हो क्या? प्रदीप ने हंसते हुए कहा, तो माहौल ठंडा हो गया। नहीं छोड़ो, चलते हैं, चाय पिला दे, फिर मैं अपने हॉस्टल चला जाऊंगा, शेखर ने बहस खत्म करते हुए कहा। राजशेखरन और जितेंद्र चाय लेने ढाबे की तरफ चले और शेखर प्रदीप के साथ बिट्टू की दुकान पर सिगरेट लेने के लिए गया। अब तक शेखर ने सिगरेट चखना शुरू कर दिया था। सिगरेट लेकर आने पर राजशेखरन और जितेंद्र कागज के गत्ते पर चाय लिए खड़े मिले। जिन पत्थरों पर बैठकर बहस हो रही थी वहां लड़कियों का एक ग्रुप का कब्जा हो चुका था। मजबूरी में चारों दोस्त चाय पीते वापस अपने अपने हॉस्टल की तरफ लौटने लगे। अगले कुछ दिनों में कैंपस हाइपर एक्टिव मोड पर चला गया। ऐसा लगने लगा मानो अमेरिका अगला बम गंगा ढाबे पर गिराने वाला है और चाइना अपनी लिबरेशन आर्मी पहले से भेजकर इस बम को गिराने से रोक देगा। कैंपस पूरी तरह से राजनीति के रंग में रंग चुका था। हर लड़का लड़की सब या तो नेता या एक्टिविस्ट या फिर सिंपथाइजर हो गए थे। एडमिशन कराने वाला राजेश भैया ने दाढ़ी इतनी बढ़ा कर ली थी कि लगता था अमेरिकी बमों के खतरे के कारण बुलेट बनाने वाली सारी भारतीय कंपनियों ने बुलेट बनाना बंद कर दिया था। क्लास में खत्म होते ही राजनीतिक प्रतिबद्धता वाले सभी क्लासमेट अचानक ही उम्रदराज सीनियर छात्र छात्राओं को बुलाकर क्लास में ला रहे थे और न्यूट्रल या राजनीति में दिलचस्पी न रखने वाले लड़के लड़कियों को पकड़कर इशू बेस्ड डिस्कशन शुरू कर देते। ढेरों लड़के लड़कियां बिना जिरह के माने जाते। लोकतंत्र का एक अपना दुर्भाग्य ये है कि यह अक्सर भीड़ तंत्र में तब्दील हो जाता है। लोग या तो वोट डालने खुद से जाते हैं या डलवाने ले जाए जाते हैं और जो वोट नहीं डालते उनकी प्रासंगिकता पर